हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है आपके ही प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि पेड़ पौधे कैसे पोषण करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा अमीबा कैसे पोषण करता है, पैरामीशियम कैसे पोषण करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि अमीबा कैसे पोषण करता है, वो अमीबा कितने चरण में पोषण करता है, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। कि पैरामीशियम जैसे अमीबा के बारे में पढ़े थे कि अमीबा पहले अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद अंतर्ग्रहण मतलब कि भोजन को पहले उंगली नुमा शेप बना के उसको घेरता है, उसके बाद क्या करता है अपने केंद्रक में ले जाकर खाद्य पदार्थ को जटिल खाद्य पदार्थ को विघटन करता है। मतलब कि जटिल खाद्य पदार्थ को क्या करता है, जटिल खाद्य पदार्थ को वो तोड़ के कोशिका द्रव में उसको विघटित कर देता है, और उसके बाद जो अपचत पदार्थ रहता है मतलब जो पूर्ण नहीं पचा है उसको वो पाचन करता है। उसके अलावा इससे पहले पढ़े थे कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, मतलब कि कैसे सूर्य के प्रकाश के ऊपर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे वो भोजन बनाते हैं, CO2 को लेकर, O2 को लेकर, जड़ से H2O को लेकर। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इसके आगे पढ़ेंगे कि मानव में मतलब बहुकोशिकीय जीव में कैसे कोशिकीय जीव में कैसे पोषण होता है। मतलब जो एक से अधिक कोशिकाओं से बना है वो कैसे पोषण करता है। मतलब बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए अलग अलग प्रकार हैं। बेसिकली हम पढ़ेंगे कि मानव किस तरह से पोषण करता है, मानव कैसे मतलब जो भोजन को खाता है तो वो कैसे पचाता है। तो आज बेसिकली यही पढ़ेंगे। सबसे पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले पाचन पाचन किसे कहते हैं। पाचन मतलब किसी चीज को हम खाएं, जैसे वो मोमोज हुआ, बर्गर हुआ, या रोटी चावल किसी को खाइए, क्या हुआ पाचन। उसको खाने के बाद हम जिसको पचाते हैं उसको पाचन तंत्र मतलब सिस्टम। मतलब पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि इसको है। पहले तंत्र समझते हैं कि तंत्र किसको कहते हैं। मतलब कि पाचन जो होता है वो किसी एक मतलब बोलते हैं कि पेट खाए और पेट में गया, वो नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि आहार नाली या बहुत आमाशय, मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे बहुत सारे ओसोफेगस, इसके अलावा बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। मतलब वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें जटिल भोजन को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। मतलब भोजन जो करते हैं वो रोटी हो चावल हो, क्या है, जटिल है। जटिल को हम पहले दांतों के माध्यम से उसको चबाते हैं। चबाने के कारण वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और उसके बाद टूट कर क्या होता है, वो टूटने के बाद हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद उसे अलग अलग तरह के रस मिलते हैं, और वो रस क्या करता है, उसको पचाने में मदद करता है। जो पदार्थ बच जाता है उसको बाहर अथी निकाल दिया जाता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक आहार नल, एक संबंध मतलब जूरी पाचक। मतलब एक क्या होता है, आहार नल हुआ, और दूसरा संबंध जूरी पाचक ग्रंथि। मतलब उसमें पाचक ग्रंथि जैसे स्लाइवा हो गया, उसके बाद जो हमारे माशय से यकृत से निकलता है बाइल जूस, ये जितना भी हुआ वो सब क्या हुआ, ये सब के सब क्या हुआ, पाचक ग्रंथि। आहार नाल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल किसे कहते हैं, आहार नाल यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। मतलब यह कहाँ से स्टार्ट होता है, आहार नाल का प्रारंभ कहाँ होता है, मुख गुहा, और मुख गुहा से कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है। और पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। मतलब जब पाचन करते हैं, मतलब जब हमारा भोजन पचता है तो कहाँ, आहार नाल में रही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है, 32 मीटर, 32 फीट होती है। आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। और आहार नल के अंतर्गत क्या क्या आता है, आहार नल के अंतर्गत मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, मुख गुहा, ग्रास नली जिसे इंग्लिश में ओसोफेगस कहते हैं, अमाशय, स्टोमक, छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत बिग इंटेस्टाइन, मलाशय, मलाशय मलाशय तथा गुदा जिसे एनस बोलते हैं। ये सब क्या करता है, ये सब आहार नाल का पार्ट है। मतलब आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल,
हम जो पढ़े ना कि यहाँ पे पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, उसमें से पहला क्या था, आहार नाल। आहार नाल में क्या होता है, आहार नाल के क्या क्या भाग है, पहला आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला आता है मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और गुदा। ये सब किसका भाग है, आहार नाल के। मतलब जब भी हम भोजन करते हैं तो ये 4 घंटा या 6 घंटा तक जो भोजन पचता है वो कहाँ रहता है, वो आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल में रहकर भोजन को, आहार नाल में ही रहकर भोजन पचता है। मतलब जब हम भोजन करते तो कहाँ रहता है, आहार नाल में ही रहता है। कोई क्या क्या था, गुदा था, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये किसका भाग है, आहार नाल का। अब बात करेंगे कि संबंध पाचक ग्रंथि। मतलब भोजन सिर्फ उससे ही नहीं पचता, उसके अलावा बहुत तरह के पाचक ग्रंथि भी मिलते हैं, जैसे कि आते, जैसे कि लार, स्लाइवा, यकृत से निकलता है पीतरस जिसे पित्ताशय बोलते हैं, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, उसके बाद छोटी आंत से भी बहुत तरह के रस निकलते हैं। ये सब क्या करता है, ये सब क्या है, ये सब पाचन ग्रंथि, ये क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ये सब भोजन को, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली इंजाइम का निर्माण करती है। मतलब भोजन को कैसे पचाना, ये किसका, उसका इंजाइम का निर्माण करता है। और इसे, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है लार आता है, जिसे इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, लार ग्रंथि, यकृत आता है, पित्ताशय आता है, अग्नाशय आता है। ये सब क्या है, आता है पाचन की क्रिया, मुख गुहा से प्रारंभ। मतलब पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। हमको लगता है कि, हम लोगों को लगता है कि पाचन, भूख, खाना खाए और पेट में जाके पचा। पाचन की क्रिया मुख गुहा से आरंभ हो जाता है और जाके खत्म कहाँ होता है, बड़ी आंत में जाके खत्म होता है, छोटी आंत में जाके खत्म होता है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। मतलब जितना भी भोजन में अति जल था उसका अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और उसके बाद पाचन की पूरी क्रिया छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाती है। मतलब पाचन की पूरी क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है, छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। मतलब जो जल होता है वो जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण सिर्फ बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत में ही पूरा भोजन पच जाता है। मतलब पाचन का जितना पूर्ण काम कहाँ हो जाता है, पाचन का पूर्ण काम छोटी आंत में ही हो जाता है। तो क्या क्या पढ़े, पाचन के कौन कौन पार्ट था, एक था आहार नाल, दूसरा उसे संबंध जुड़ी पाचक ग्रंथि, ये दोनों पढ़ लिए। अब बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा किसे कहते हैं, मुख गुहा को इंग्लिश में बकल कैविटी बोलते हैं। मतलब पाचन जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है और मुख गुहा एक खाली जगह है। मतलब मुख गुहा एक खाली जगह है जिसमें क्या क्या, एक जीभ, 32 दांत, एक जीभ, 32 दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मतलब मुख गुहा क्या है, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मतलब पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। और मुख गुहा क्या है, मुख गुहा एक खाली जगह है। मतलब मुख क्या है, खाली जगह है। और गुहा किसको कहते हैं, खाली जगह को। मतलब मुंह में जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, गुहा। मतलब मुंह के जो खाली जगह को ही मुख गुहा बोलते हैं। तो क्या है, मुख गुहा एक खाली जगह जिसमें, एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। तो मुख गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं, एक जीभ पाया जाता है, 3 लार ग्रंथि पाया जाता है और 32 दांत पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे कि कौन कौन वो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है, वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सा है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन, लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितना, 1 से 1.5 लीटर। मतलब 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या होता है, हमारे अति लार का स्त्राव होता है। मतलब लार निकलता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव होता है। मतलब स्लाइवा का अति होता है। लार ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम हमारे भोजन में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, कीड़ा होते हैं, वो उसको तो हम नहीं देखते, तो वो लाइसोजाइम ही मार देता है। उसके बाद टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन डाइस्टेज क्या करता है, भोजन को, टाइलिन डाइजेस्टेज तथा म्यूलिन, म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है जिससे हमको भोजन को निगलने में आसानी हो। मतलब भोजन को निगलने में आसानी कहाँ से होता है, म्यूलिन से ही होता है। तो लार ग्रंथि में क्या है, लार ग्रंथि जो क्या है, क्या क्या आता है, एक लाइसोजाइम आता है, टाइलिन आता है, डाइस्टेज आता है और म्यूलिन आता है।
ये क्या है, नामक इंजाइम निकलते हैं। किससे निकलते हैं, लार ग्रंथि से। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम इंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। जैसा कि बोले थे कि लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु मतलब भोजन में जो उपस्थित कीटाणु होता है जिसे हम नहीं देखते हैं, हम हमारे आंखों से नहीं पता चलता है, वो कौन मार देता है, वो लाइसोजाइम मार देता है। टाइलिन तथा डाइस्टेज, जो जो टाइलिन है और डाइस्टेज है वो क्या करता है, स्टार्च मंड, स्टार्च मंड मतलब किस में पाया जाता है, मक्का में, आलू में, ये सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च। उसको विखंडित करके शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मतलब टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, टाइलिन और डाइस्टेज मंड मतलब शर्करा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो लाइसोजाइम का क्या काम है, लाइसोजाइम इंजाइम कीटाणु को मारता है, और वही ये जो टाइलिन और डाइस्टेज है, टाइलिन डाइस्टेज ये अति शर्करा को मतलब मंड स्टार्च को वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अब बात कर रहे हैं, एक था म्यूलिन, म्यूलिन इंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलस बना देता है, मतलब लसलस बना देता है, जिससे क्या होता है, उसको निगलने में आसानी होती है। तो ये कौन करता है, म्यूलिन करता है। तो म्यूलिन का काम क्या है, म्यूलिन का काम है भोजन को आती भोजन में चिपचिपा बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाने से क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाने से भोजन को निगलने में आसानी होती है, वरना गल आती गला में अटकेगा। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि कितने जोड़ी होती है, 3 ग्रंथि होती है, जिसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिड। मतलब लार ग्रंथि कितनी होती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। कौन कौन है, पैरोटिड, सबमेडिबुलर और सबलिंगुअल। ये कौन है, क्या है, ये सब लार ग्रंथि के पार्ट है। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि उसका पार्ट है, कौन कौन है, एक है पैरोटिड, पैरोटिड जो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सबमेडिबुलर, उसके बाद सबलिंगुअल, सबमेडिबुलर और सबलिंगुअल। ये सब क्या है, ये सब लार ग्रंथि का पार्ट है, भाग है। जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि से विषाणु द्वारा, मतलब जो पैरोटिड ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्रंथि से गलसुआ, मतलब जब पैरोटिड ग्रंथि में किसी भी तरह के क्या कहा जाता है, विषाणु आती कर देते तो क्या गलसूगा हो जाता है, जहां से फूल जाता है। और पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप का जो विष होता है वो पैरोटिड ग्रंथि में ही पाया जाता है। मतलब सांप की जो सांप में जो पॉइजन होता है, पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो किसको बोलते हैं, पैरोटिड ग्रंथि को ही सांप का पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं। मतलब सांप के अंदर जो जहर होता है वो पैरोटिड ग्रंथि में ही पाया जाता है। और गलसुआ जो बोलते हैं, जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि से विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, मतलब जब पैरोटिड ग्रंथि है वो विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें सूजन आ जाता है, जिसे गलमुआ, मूम्स, म्यूमस बोलते हैं, गलमुआ, गलमुआ जिसे म्यूमस बोलते हैं। ये किसके कारण हो जाता है, जब हमारा पैरोटिड ग्रंथि विषाणुओं से संक्रमित हो जाता है तो हमारे गलसुआ जो फूल जाता है, सूजन आ जाता है। सूजन आने के क्या क्या होता है, अति हो जाता है, फूल जाता है, जिसको वो गांव में गलमुआ बोले जाते हैं। सांप में पैरोटिड ग्रंथि, जो सांप होता है उसमें पैरोटिड ग्रंथि में ही पॉइजन पाया जाता है। और ये पैरोटिड जहर की थैली, जिसको जहर की थैली का कार्य करता है, कौन करता है, पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। तो कितना हमारे पास कितनी आती है लार, जो लार की जो ग्रंथ, लार की जो आती है 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन कौन है, एक है पैरोटिड, दूसरा है सबमेडिबुलर और सबलिंगुअल। और कौन कौन सा आती है, कौन कौन सा लार निकलता है, तो एक था लाइसोजाइम। उसके बाद लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन को, लाइसोजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। उसके बाद टाइलिन डाइस्टेज जो भोजन को आते भोजन में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में आते बदलता है। और उसके बाद एक टाइलिन था, म्यूमस था, म्यूमस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो ये 3 4 हो गया। और इधर क्या पढ़े, 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में पढ़े। अब बात करेंगे कि दांत का अध्ययन करेंगे। दांत से पहले जीभ, दांत, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मतलब जो दांत का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। डेंटिस्ट के पास जाते हो उसके वो किस चीज का पढ़ाई कर ले रहता है, ओडोंटोलॉजी का। मतलब दांतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। दांत में मतलब दांत हमारा किस चीज से बना है, दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम से बना। मतलब हमारा दांत किससे बना है, कैल्शियम से बना है। दांतों के निर्माण में 85%, दांतों के निर्माण में 85% किसका योगदान है, दांतों के निर्माण में 85% योगदान है कैल्शियम फास्फोट,
कैल्शियम फास्फेट का निर्माण कितना है 85%, और कैल्शियम कार्बोनेट का योगदान है 15%, मतलब 15% कैल्शियम नहीं 10% कैल्शियम कार्बोनेट का योगदान है, मतलब 10% कैल्शियम कार्बोनेट और 85% कैल्शियम फास्फेट का निर्माण है, और शेष कैल्शियम क्लोराइड मतलब जो बचा है वो कैल्शियम क्लोराइड का बना हुआ है। और हमारा दांतों का क्षरण मतलब जब हमारा दांत खराब हो जाता है किसके कारण होता है, इनामिल। इनामिल जो दांत का जब जो सबसे ऊपरी परत होता है, दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है जिसको इनामेल बोलते हैं, वो किससे अति हो जाता है, किसके कारण वो क्षरण होता है। तो ये दांत में जो भाग होता है इनामेल, जो बाहरी परत जिसे इनामेल बोलते हैं, इनामेल का क्षरण क्लोरीन दांतों का क्षरण टूट फूट किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण हमारे दांतों का क्षरण होता है। मतलब कीटाणु मतलब जब हम कोई मीठा चीज खाते हैं जैसे कि चॉकलेट या कोई भी चीज या पेय पदार्थ पीते हैं तो वो क्या करता है, उससे एसिड की मात्रा हमारे दांतों में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है दांतों का क्षरण होता है। और किसको क्षरण करता है, इनामेल जो सबसे बाहरी परत है। मानव दांत के दो परत होते हैं, लेयर होते हैं। बाहरी परत को इनामेल बोलते हैं, जबकि आंतरिक भाग को डेंटाइन कहलाता है। बाहरी परत को क्या बोले, इनामेल, वही आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, डेंटाइन। आंतरिक परत को डेंटाइन बोलते हैं, वही बाहरी परत को इनामेल बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग मतलब मानव शरीर है, उस शरीर का सबसे कठोर हड्डी हड्डी से भी सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल। मतलब इनामेल है जो वो शरीर का सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल होता है। यह फॉस्फोट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल क्या करता है, दांतों का रक्षा करता है। जब हमारा इनामेल का क्षरण हो जाएगा, जब हमारा इनामेल क्षरित हो जाएगा मतलब कि कीटाणुओं के कारण या जिस कारण से भी मतलब ज्यादातर तो इसके कारण फ्लोरीन के कारण ही होता है। तो जब हमारा दांत इनामेल का क्षरण हो जाएगा तो हमारा दांत सड़ने लगेगा। तो हमारे दांतों को कौन बचा के रखता है, इनामेल बचा के रखता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल है। और ये क्या करता है, दांतों को क्षरण होने से बचाता है। तो हमारा दांत किस किस चीज से बना है, कैल्शियम फास्फोट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, जिसका योगदान 10%, उसका 85%, और ये 5% कैल्शियम क्लोराइड, 5% कैल्शियम क्लोराइड का रहता है। अब बात करेंगे कि डाइफोडोन किसे कहते हैं। मतलब हमारे मानव जीवन में दो बार दांत निकलता है, जिसे पहले दांत को दूध वाला दांत बोलते हैं, और उसके बाद दूध वाले दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइफोडोन। वैसे दांत जो जीवन में दो बार आते हैं उन्हें डाइफोडोंत कहते हैं। मतलब जीवन में जो दो बार दांत आते हैं उसको डाइफोडोंत बोलते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है, दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, जो हमारे बचपन में आता है। और आज से 10 साल होते होते वो टूटकर नया जन्म लेने लगता है। तो वो डाइफोडोंत क्या है, वैसे दांत जो मानव जीवन में दो बार आते हैं, वैसे दांत जो मानव जीवन में दो बार आते हैं उसको डाइफोडोंत कहते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या कितनी होती है, दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब बात करेंगे मोनोफाइडोन। मोनोफाइडोन वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, निकलता है, उसको मोनोफाइडोन कहलाते हैं। जैसे अक्कल दांत, अक्कल दांत जो है वो लगभग 25 मतलब वयस्क होने के बाद ही, मतलब जब तक वयस्क नहीं होता तब तक निकलता नहीं है। तो वो कब निकलता है, वयस्क होने पर। और ये मानव जीवन काल में एक ही बार निकलता है। तो मोनोडाइफोन मतलब हम पहले कितना दांत निकला, 20 निकलता है। मतलब दूध वाला दांत कितना निकलता है, 20, और उसके बाद कितना निकलता है, 32। मतलब पूरे मानव जीवन काल में कितना दांत निकला, 52। मतलब दूध वाला दांत की संख्या कितना हुआ, 20, और उसके बाद टूटने के बाद उसके बाद कितना निकलता है, 32। मतलब पूरा मानव जीवन काल में कितना दांत का, मतलब पूरे मानव जीवन काल में कितने दांतों का अति निर्माण होता है, मतलब निकलता है 52। मानव के दांत चार प्रकार के होते हैं। मतलब जो मानव का दांत होता है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है इंसीजर, जिसे कर्तक बोलते हैं। उसके बाद केनाइन इंसीजर होता है, दूसरा केनाइन होता है। उसके बाद प्री मोलर, उसके बाद मोलर। प्री मोलर जो होता है वो बच्चों में मतलब बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये व्यस्त होने पर ही निकलता है। और मोलर इंसीजर की संख्या 8 होती है। इसकी केनाइन की संख्या 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या 4 होती है। 8, प्रीमोलर की संख्या भी 8 होती है।
और इसकी संख्या मोलर की संख्या 12 होती है। और इसको जोड़ने पर 32 दांत हो जाएगा। 16 और 4 20 और 12 32, मतलब पूरे मानव जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 32 दांत निकलते हैं, जिसमें से 8 इंसीजर होता है। मतलब आगे के जो 4 दांत होते हैं उसको इंसीजर बोलते हैं। आगे के जो 4 दांत होते हैं उसको इंसीजर बोलते हैं। जो इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर का बेसिकली काम है कि आते किसी चीज को काटना। हम किसी चीज को खाते हैं और जो काटते हैं, आगे जो काटता है वो क्या करता है? इंसीजर। ये जानवरों में जानवरों का चौड़ा होता है। और इसमें, और उसके बाद बात करें केनाइन। केनाइन का क्या काम है? केनाइन किसी चीज को फाड़ना, जैसे कि हम ईख को या किसी चीज को फाड़ते हैं, तो फाड़ने का काम क्या होता है? केनाइन। ये केनाइन सबसे ज्यादा मांसाहारी जानवर में केनाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा अति होता है, पाया जाता है। इंसीजर का उपयोग सबसे ज्यादा ये शाकाहारी जीव करते हैं, ये मांसाहारी जीव करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों का काम है किसी चीज को चिबाना, चबाना इसका काम है। तो प्रीमोलर इंसीजर काटने का काम आता है, केनाइन किसी भी चीज को फाड़ने का काम आता है। प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम क्या है? दोनों का काम किसी चीज को चबाना है। अब बात करें, पढ़ेंगे कि इंसीजर किसे कहते हैं। इंसीजर को डीपली पढ़ेंगे। इंसीजर मतलब कृतक। इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतक बोलते हैं। और इसको नोज टीथ भी बोलते हैं। इंसीजर को नोज टीथ भी बोलते हैं। और इंसीजर के बाद केनाइन को, इंसीजर केनाइन को आते इन आई टीथ भी बोलते हैं। और उसके बाद इंसीजर प्रीमोलर को ये चीक टीथ बोलते हैं। और मोलर को मोलर को विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो आप बात करेंगे कि इंसीजर कृतक किसे कहते हैं? इसे नोज टीथ भी कहते हैं। इंसीजर को क्या बोलते हैं? नोज टीथ भी बोलते हैं। और यह भोजन को काटने में काम आता है। जैसा कि हम बोले कि भोजन को क्या करने में काम आता है? काटने के काम। मतलब हम किसी चीज को काटते हैं तो किससे काटते हैं? किसी भी चीज को काटते हैं तो किससे काटते हैं? इंसीजर से काटते हैं। इसकी संख्या मानव में इसकी संख्या 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। मतलब जो शाकाहारी जानवर होता है उसका इंसीजर क्या होता है? चौड़ा होता है। शाकाहारी जो जीव है जैसे कि गाय, भैंस, बैल, ये सब का क्या होता है? इंसीजर चौड़ा होता है। अब बात करते हैं कि इंसीजर को क्या बोलते हैं? नोज टीथ भी बोलते हैं। और ये मानव काल में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब बात बात करेंगे केनाइन। केनाइन जिसको हिंदी में रदनक भी बोलते हैं, रदनक केनाइन। इसको आई टीथ भी बोलते हैं। इसको आई टीथ भी बोलते हैं। किसको? केनाइन को आई टीथ भी बोलते हैं। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम आता है। मतलब हमको किसी चीज को चीरना है, फाड़ना है, तो किसका यूज करते हैं? किसी चीज को चीरने फाड़ने में केनाइन का काम आता है। इसके मानव में इसकी संख्या 2+2, मतलब 2 नीचे और 2 ऊपर। ऊपर मतलब 2 नीचे होता है, 2 ऊपर होता है। और इसकी भी इसका बात करें तो क्या बात करें तो 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब टोटली 8। मतलब 4 नीचे पाया जाता है, मतलब इंसीजर जो है वो 4 नीचे पाया जाता है, 4 ऊपर पाया जाता है, टोटल 8। उसी तरह केनाइन जिसे रदनक आयतिथ भी बोलते हैं, उसकी संख्या 2 नीचे होती है, 2 ऊपर होती है। और ये कि ज्यादातर मांसाहारी जानवर या मांसाहारी जानवरों में केनाइन अधिक नुकीला होता है। मतलब जो मांसाहारी जानवर होता है उसका जो केनाइन होता है वो नुकीला होता है। वही केनाइन की इंसीजर किसका इंसीजर जो होता है वो शाकाहारी का चौड़ा होता है। और वही मांसाहारी का ये केनाइन नुकीला होता है। अब बात करेंगे कि आगे प्रीमोलर किसे बोलते हैं? प्रीमोलर जिसे हिंदी में अग्रचवर्णक बोलते हैं, अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रीमोलर को हिंदी में अग्रचवर्णक बोलते हैं। इसे चीक टीथ, इसे चीक टीथ भी बोलते हैं। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं? चीक टीथ भी बोलते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। मतलब इसका काम क्या है? भोजन को चबाने का कार्य करता है। मतलब जो हम भोजन को खाते और चबाते, जैसे कि रोटी हो गया या कोई भी चीज हो गया, उसको चबाने का किसका काम आता है? प्रीमोलर का ही आता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है? ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या वयस्क में इसकी संख्या
4 4 मतलब 8 होती है। वयस्क में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तब प्री मोलर को क्या बोलते हैं? चीक टीथ भी बोलते हैं। यह बच्चों में नहीं पाया जाता है और इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को चबाना। भोजन को चबाने में हम किसका यूज करते हैं? प्री मोलर का यूज करते हैं। अब बात करेंगे मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं? चवर्णक। मोलर को चवर्णक, हिंदी में चवर्णक बोलते हैं। इसे विजडम टीथ भी बोलते हैं। विजडम टीथ मतलब कि ये हमारे व्यस्त होने पर ही निकलता है, इसलिए इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना ही है। मतलब मोलर भी क्या करता है? मोलर भी भोजन को चबाता ही है। बच्चों में अंतिम मोलर, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। मतलब मोलर की संख्या कितनी होती है? 3 नीचे 3 ऊपर। मतलब ये सब क्या था? 2 2 था, 4 4 था। इसमें क्या है? 3 3। 3 नीचे होता है, 3 ऊपर होता है। तो 3 में से जो लास्ट वाला है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है? अंतिम के जो 3, अंतिम जो होता है, अंतिम जो तीसरा मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या, वयस्क में इसकी संख्या कितनी होती है? 6 + 6 12। इसकी संख्या 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में क्या होता है? चारों में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? मोलर का है। रिमार्क, बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता। मतलब जो बच्चा है उसमें तो प्री मोलर होता ही नहीं है, और मोलर होता भी है तो लास्ट का 3 नहीं होता है, जिस कारण से मोलर का कितना था? मोलर का 8 और ये 2 2 मतलब इसका 8 और इसमें से 2 10 नहीं होता है, इसी कारण इसमें 20 पाया जाता है। अब बच्चों में कुल 20 दांतें टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। अब बात करेंगे आगे कि बच्चों में जब कुल 20 दांत टूट जाते हैं, जिसे दूध वाला दांत बोलते हैं, वो कुल 20 दांत टूट जाते हैं। इस 20 दांतों के दूध, इस 20 दांतों को दूध के दांत बोलते हैं। जो 20 दांत टूट जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दूध वाला। दोबारा निकलते हैं। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को कुल को दूध वाला दांत बोला जाता है। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं। मतलब जब हम 12 साल के, मतलब कोई भी बच्चा जब 12 साल का हो जाता है तब उसका पूर्णतः दूध वाला दांत टूट जाता है और दोबारा दांत उसका जम जाता है और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या, दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 तो जो दूध वाला दांत होता है और 32 जो व्यस्क होने पर होता है। मतलब टोटल 52 होती है। मानव जीवन काल में पूरी दांत की संख्या कितना हो गया? 52 हो गया। पक्षियों के जो चोंच होते हैं, मतलब जितने भी पक्षी होते हैं उसमें चोंच जो होते हैं वो उस दांत का ही काम करते हैं। मतलब उसमें दांत नहीं पाया जाता है, चोंच पाया जाता है। और सबसे अधिक संख्या में, मतलब हम बात करें कि सबसे अधिक संख्या में दांत किसका है? मतलब स्तनधारी में तो सुअर और अति में, सुअर सुअर और घोड़ा में, सुअर और घोड़ा में कितना? लगभग 44 दांत पाए जाते हैं। वही बात करें मच्छर, वही बात करें मच्छर की, तो मच्छर में कितना दांत पाया जाता है? मच्छर में 47, लगभग 47 दांत पाए जाते हैं। वही वही बात करें गाय और भेड़ में, गाय भेड़ मनुष्य ये सब में कितना? 32 दांत पाए जाते हैं। तो दूध के दांत, मतलब कि मानव जीवन काल में, मानव जीवन में 32 दांत कुल टूट जाते हैं। कुल संख्या 32 होती है, जो 52 होते हैं। पक्षियों के चोंच, जो पक्षी के चोंच होते हैं, दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। मतलब दांत का ही, मतलब दांत ही जो है वो बाद में आते चोंच का रूप ले लेता है। किसमें? पक्षियों में। वही बात करें कि हाथी का बड़ा बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है। मतलब उसका जो ऊपरी जबड़ा का जो सेकेंड इंसीजर होता है वही बड़ा होकर हाथी का जो दांत बाहर निकल जाता है। वही बात करें कि स्तनधारी में सर्वाधिक मात्रा में, जो स्तनधारी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में किसमें दांत पाया जाता है? तो सुअर और घोड़ा में। सुअर और घोड़ा में कितना दांत होता है? सुअर और घोड़ा में 44 दांत पाए जाते हैं। वही बात करें कि मच्छर में, मच्छर में कितना है? मच्छर में 47 दांत होते हैं। और गाय, जबकि गाय भेड़ में 32 होते हैं। गाय भेड़ में कितने होते हैं? 32 होते हैं। मच्छर में 47 होते हैं, 47। और सुअर तथा घोड़ा में 44 होते हैं। और जो चोंच, जो पक्षियों का चोंच होता है वो दांतों का ही रूपांतरित, मतलब दांत ही चोंच का रूप ले लेता है। और जो हाथी का जो बाहरी दो दांत होता है वो सेकेंड इंसीजर, मतलब जो इंसीजर जो 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है ना, तो सेकेंड इंसीजर ही बाहर
वो अति का रूप ले लेता है। अब बात करेंगे ग्रास नली, ओसोफोगस। ओसोफोगस किसे कहते हैं? ओसोफोगस में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है, मतलब कि भोजन जो मतलब भोजन का क्या हुआ, भोजन हम जब मुख गुहा में रखें तो मुख गुहा में एक अति मिला है, क्या बोलते हैं, जब हम भोजन किए तो वो क्या होता है, मुख गुहा में गया, मुख गुहा में जाकर अति स्लाइवा से मिला, और स्लाइवा से मिलने के बाद क्या हुआ, ओसोफोगस के माध्यम से, जो इसे कंठ भी बोलते हैं, ओसोफोगस, ग्रास नली, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ओसोफोगस। इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। इसमें क्या होता है, क्रमाकुंचन माध्यम से, मतलब जो हमारा कंठ है वो सिकुड़ता फूलता रहता है, और उसके माध्यम से क्या होता है, भोजन को मुख गुहा के माध्यम से अमाशय में पहुंचाता है। ये किसका काम है, ये ओसोफोगस का काम है। मतलब कि ये जो बात करें कि ये मानते हैं कि मुख गुहा हो गया, और ये मुख गुहा जो इधर से लाल ग्रंथि होता है, यहाँ से भोजन इसके माध्यम से यहाँ से गया, और इसमें भोजन किसी भी तरह का क्रमाकुंचन माध्यम से क्या होता है, क्रमाकुंचन से माध्यम से भोजन अमाशय में जाकर अमाशय में चला जाता है। क्रमाकुंचन माध्यम से क्या होता है, भोजन अमाशय में चला जाता है। किसके किसके माध्यम से जाता है, ओसोफोगस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, उसके माध्यम से जाता है। तो ग्रास नली, ओसोफोगस, यह मुख गुहा का को अमाशय से जोड़ता है। मुख गुहा को अमाशय से कौन जोड़ता है, ओसोफोगस। ग्रास नली का कार्य करता है, यह नली के समान होता है। ये किसके समान होता है, नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। जैसा कि हम बोले कि ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन की क्रिया नहीं होती। इसका क्या काम है, इसका काम है सिर्फ भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली तक पहुंचाना, और यह भोजन को किस माध्यम से ले जाता है, क्रमाकुंचन माध्यम से, मतलब सिकुड़ता फैलता है और भोजन को क्या करता है, अमाशय तक ले जाता है। अमाशय, अब बात करेंगे अमाशय। अमाशय को पेट भी बोला जाता है, इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं, अमाशय पेट। यह थैलीनुमा आकृति होती है, मतलब इसकी आकृति कैसी होती है, थैलीनुमा, और ये भी खाली ही होता है। यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने में तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। मतलब यह क्या है, इसका आकार बात करें तो ये थैलीनुमा, इसकी आकार की बात करें, स्टोमक या अमाशय के आकार की बात करें तो अमाशय के आकार कैसा है, अमाशय का आकार एक थैलीनुमा है, थैली की तरह इसका आकृति है। और ये क्या करता है, भोजन को संग्रहित करता है, और संग्रहित करने के साथ साथ ये भोजन को पचाने, मतलब भोजन को संग्रहित करता है, और संग्रहित करने के साथ साथ इसको पचाने में भी मदद करता है। और यह भोजन को लगभग 4 घंटों तक रखता है। 4 घंटा को रखने के बाद यह भोजन को छोटी हाथ में भेज देता है, और छोटी हाथ में से भोजन होते हुए बड़ी हाथ, और जो चीज मतलब जो बच गया वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अमाशय की बात करें तो अमाशय के लगभग 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। मतलब अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक कार्डियक है, एक फंडिक है, एक पाइलोरिक है। ये क्या हो गया, ये अमाशय का भाग हो गया, अमाशय को भाग हो गया। अमाशय का कौन कौन सा भाग है, अमाशय का 3 भाग है, एक कार्डियक कार्डियक है, दूसरा फंडिक है, कार्डियक है, फंडिक है, और पाइलोरिक है। ये क्या है, ये सब अमाशय का भाग है। किसका भाग है, अमाशय का भाग है। तो अमाशय 3 भागों में बांटा गया। अमाशय में अब बात करते हैं कार्डियक। कार्डियक क्या होता है, कार्डियक में ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। मतलब जो हमारे भोजन में उपस्थित जो कीड़े होते हैं या किसी भी तरह के बैक्टीरिया किसी माध्यम से चले गए तो लाइसोजाइम तो मार ही देता है मुख गुहा में, लेकिन सारे कीड़ा को वो नहीं मार पाता। जो कुछ बच जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो किस में पाया जाता है, कार्डियक में पाया जाता है। कार्डियक में जाकर वो उसको मार देता है। मतलब जितने भी तरह का अति कीड़े मकोड़े या अति बच जाते हैं, बैक्टीरिया रह जाते हैं भोजन में, वो कहाँ जाके मरते हैं, कार्डियक में मरते हैं। मतलब वो भोजन में उपस्थित जितने भी तरह के अति होते हैं बैक्टीरिया, उसको मार देते हैं और भोजन को अम्लीय बना देते हैं। और उसके बाद हमारा भोजन किस में जाता है, फंडिक में जाता है। फंडिक में उंगली नुमा आकृति के
आते उंगली नुमा आकृति के कुछ सेल्स होते हैं जो बाहर निकले रहते हैं, और वो क्या करता है, वही भोजन को रोकता है। बेसिकली भोजन को रोकने का कार्य कौन करता है, फंडिक ही करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये आमाशय में जाकर मतलब पेट में जाकर वो उसको रोक देता है, मतलब वो खड़ा रहता है। मतलब जब हम लोग भोजन नहीं करते तो क्या होता है, लगता है कि पेट में चुभन हो रहा है, वो क्या करता है, वो कौन करता है, वो फंडिक के कारण ही होता है। उसके बाद बात करते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में दो तरह के आते निकलते हैं। पाइलोरिक में दो तरह के आते निकलते, एक होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। ये अमाशय के जो तीन भाग बच गए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।